नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश चौहान और आप सुन रहे हैं पैसा से पैसा सीजन 2 निवेश की पाठशाला। आज हम निवेश की दुनिया के किसी रिटर्न, किसी म्यूचुअल फंड या शेयर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सुरक्षा कवच की जिसके बिना कोई भी निवेश अधूरा है। आज का विषय है आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, जिंदगी हमेशा योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। अचानक नौकरी चली जाए, घर में चिकित्सा आपातकाल आ जाए या कोई अनपेक्षित खर्च सामने आ जाए। ऐसे समय में अगर हमारे पास सुरक्षित धन नहीं है तो हम अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति के पास कम से कम 3 से 6 महीने के अनिवार्य खर्चों के बराबर राशि एक सुरक्षित और तुरंत उपलब्ध जगह पर होनी चाहिए। इस एपिसोड में हम समझेंगे आपातकालीन निधि क्यों हर निवेश से पहले जरूरी है, कितनी राशि पर्याप्त मानी जाती है, इसे कहाँ रखें, बचत खाता, लिक्विड फंड या अन्य सुरक्षित विकल्प, और इसे बनाने की व्यावहारिक शुरुआत कैसे करें। याद रखिए, इमरजेंसी फंड आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको आर्थिक संकट में टूटने से बचाता है। तो चलिए आज सीखते हैं कैसे छोटी छोटी बचत भविष्य की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। सोचिए, महीने की मान लीजिए 20 तारीख है। हाँ। और अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हाँ। डॉक्टर कहता है भाई 50,000 रुपए तुरंत जमा करने होंगे। हाँ, ये तो कभी भी हो सकता है। या फिर एक सुबह आप ऑफिस पहुंचते हैं और पता चलता है कि आपकी नौकरी नहीं रही। उफ। ऐसी हालत में दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब होता है कर्ज, क्रेडिट कार्ड या फिर वो एसआईपी तोड़ना जिससे बड़े सपनों के लिए शुरू किया था। बिल्कुल। और यहीं पे एक्चुअली ज्यादातर वित्तीय योजनाएं पटरी से उतर जाती हैं। हाँ। आज हम पैसों से जुड़ी एक ऐसी आदत पर बात कर रहे हैं जिसे विशेषज्ञ किसी भी मजबूत इमारत की नींव मानते हैं। अच्छा। इसे कहते हैं आपातकालीन निधि या इमरजेंसी फंड। इसे आप अपनी जिंदगी का वित्तीय फर्स्ट एड बॉक्स समझ सकते हैं। वित्तीय फर्स्ट एड बॉक्स, ये अच्छा कहा। तो चलिए, आज हमारे पास जो स्रोत और रिसर्च है उनकी मदद से इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। ये इमरजेंसी फंड असल में है क्या भला? ये इतना जरूरी क्यों है? कितना होना चाहिए और इसे बनाने का सबसे कारगर तरीका क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। जब हम इमरजेंसी फंड कहते हैं तो क्या इसका मतलब वही पैसा है जो हम अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं? नहीं। या ये कुछ अलग है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलत फहमी होती है। नहीं, ये आपकी आम बचत या निवेश से बिल्कुल अलग है। ओके। ये वो पैसा है जिसे एक खास मकसद के लिए अलग रखा गया है, और वो मकसद है अचानक आई मुसीबतों से आपको बचाना, बिना कर्ज के जाल में फंसे। इसका काम रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि आपको संकट के समय में समय और विकल्प देना है। मुझे इन स्रोतों में एक बात हैरान करती है। लोग अक्सर बड़ी मेहनत से पैसा बचाकर एसआईपी और लॉन्ग टर्म निवेश की प्लानिंग करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन क्या इन रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि एक छोटी सी इमरजेंसी आने पर इन्हीं निवेशों का क्या होता है? बिल्कुल है, और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अच्छा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, उनमें से लगभग 60% लोग 50,000 रुपए जैसी छोटी जरूरत के लिए भी अपने लॉन्ग टर्म निवेश को नुकसान में बेच देते हैं। 60%? हाँ, सोचिए, जिस निवेश को 10 साल बाद घर खरीदने के लिए किया था, उसे 2 साल में ही 10% के घाटे पर बेचना पड़ता है। ये तो बहुत बुरा है। ये फंड इसी मजबूरी और मानसिक तनाव से बचाता है। मतलब ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक तरह का दिमागी सुकून है कि कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे पास एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। तो फिर अगला सवाल आता है जो हर कोई जानना चाहेगा, ये कवच कितना बड़ा होना चाहिए? कितने पैसों का इमरजेंसी फंड काफी होता है?
यहाँ पर एक सीधा सा नियम है जो ज्यादातर वित्तीय सलाहकार देते हैं। आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के अनिवार्य खर्चों के बराबर रकम होनी चाहिए। अनिवार्य खर्च? हाँ, और यहाँ अनिवार्य खर्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है घर का किराया या होम लोन की EMI, राशन, बिजली, पानी, गैस का बिल, बच्चों की स्कूल फीस। ओके। और ट्रांसपोर्ट का जरूरी खर्च। इसमें रेस्टोरेंट का बिल या नई शॉपिंग शामिल नहीं है। मतलब अगर किसी का महीने का ऐसा जरूरी खर्च जिसे टाला नहीं जा सकता, वो मान लीजिए 30,000 रुपए है, तो उसका इमरजेंसी फंड कम से कम 90,000 रुपए से 1,80,000 रुपए के बीच होना चाहिए। एकदम सही। और इन स्रोतों में एक बहुत गहरी बात लिखी है। वे इस 3 से 6 महीने के नियम को सिर्फ एक गणित के रूप में नहीं देखते। तो फिर वे इसे करियर का सुरक्षा जाल कहते हैं। उनका विश्लेषण बताता है कि जिन लोगों के पास 6 महीने का फंड होता है, वे नौकरी बदलने के समय 15-20% ज्यादा वेतन पर बातचीत कर पाते हैं। अरे वाह! क्योंकि उनमें जल्दबाजी में कोई भी ऑफर स्वीकार करने का दबाव नहीं होता। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब ये फंड आपको सिर्फ बचाता ही नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ने में भी मदद करता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये नियम सब पर एक जैसा लागू होता है? मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में है और कोई फ्रीलांसर है। अच्छा सवाल है। दोनों के लिए 6 महीने का नियम सही है? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर ये चर्चा एक डीप डाइव बनती है। ये नियम एक साइज की टी-शर्ट की तरह नहीं है जो सबको फिट हो जाए। अगर आपकी नौकरी बहुत स्थिर है, जैसे कोई सरकारी नौकरी, तो शायद 3 महीने का फंड भी काफी है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आपका काम कमीशन पर आधारित है, जहां आमदनी हर महीने ऊपर नीचे होती है, तो जोखिम ज्यादा है। हाँ, तो विशेषज्ञ 9 से 12 महीने के खर्चों के बराबर फंड रखने की सलाह देते हैं। जोखिम जितना ज्यादा, सुरक्षा कवच उतना ही मजबूत होना चाहिए। हमारे पास अहमदाबाद के राजेश की एक कहानी भी है, और ये दिखाती है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। 2024 की शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं रही। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये नहीं है कि उनकी नौकरी चली गई, जो किसी के भी साथ हो सकता है। दिलचस्प ये है कि उसके बाद क्या हुआ। उनके दोस्त बताते हैं कि जहां बाकी लोग ऐसी खबर सुनकर घबरा जाते, राजेश शांत थे। अच्छा। वो कह रहे थे, कोई बात नहीं, मेरे पास 4-5 महीने की मोहलत है एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए। वाह! ये आत्मविश्वास पैसे की गर्मी से नहीं, उस तैयारी से आया था जो वो पिछले 2 साल से कर रहे थे। और हुआ भी वही। उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए एक अलग खाते में जमा कर रखे थे। अगले 4 महीने तक उन्होंने घर के सारे खर्चे आराम से चलाए, बिना किसी से 1 रुपया मांगे। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हड़बड़ी में कोई भी छोटी मोटी नौकरी नहीं पकड़ी। 5वें महीने में उन्हें अपने मन की और पहले से बेहतर नौकरी मिली। रियली? राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि ये संभव है। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक साथ 2 लाख रुपए डाल दिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर किसी के पास आज इस फंड के लिए 1 भी रुपया नहीं है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? स्रोत इस पर कोई व्यवहारिक रास्ता सुझाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसे बहुत आसान 5 स्टेप्स में तोड़ा गया है। ओके। पहला स्टेप है अपने अनिवार्य खर्चों का हिसाब लगाना। एक डायरी या मोबाइल ऐप में 1 महीने तक अपने हर जरूरी खर्च को लिखें। ठीक है। इससे आपको अपना सर्वाइवल नंबर पता चलेगा, यानी वो रकम जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। ठीक है, अपना टारगेट पता चल गया। अब आगे? दूसरा स्टेप है एक छोटा लक्ष्य बनाना। अगर आपका टारगेट 2 लाख है, तो उसे देखकर घबराहट हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। स्रोत कहते हैं कि शुरुआत में सिर्फ 25,000 रुपए जमा करने का लक्ष्य बनाएं। जब ये पूरा होता है तो एक मनोवैज्ञानिक जीत मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे का सफर आसान लगता है। और तीसरा स्टेप अनुशासन से जुड़ा है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। इस पैसे को अपने सैलरी अकाउंट में कभी ना रखें। एक बिल्कुल अलग बचत खाता खोलें और उसका डेबिट कार्ड या तो घर पर रखें या उसे एक्टिवेट ही ना कराएं। ये तो वही बात हुई कि अगर वजन कम करना है तो मिठाई घर में ही मत रखो। बिल्कुल। दिमाग को धोखा देने का एक बहुत ही कारगर तरीका है ये। इसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। जब पैसा नजर से दूर और पहुंच से थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसे फालतू खर्च करने की इच्छा कम हो जाती है। एकदम। चौथा स्टेप है ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को जैसे ही सैलरी आए, एक तय रकम अपने आप उस इमरजेंसी खाते में ट्रांसफर होने का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दें। सही। इससे ये आपकी आदत बन जाएगी। आपको हर महीने याद रखने का झंझट नहीं रहेगा। और आखिरी 5वां स्टेप है किसी भी अप्रत्याशित आय का सही इस्तेमाल करना।
अगर कंपनी से कोई बोनस मिलता है, टैक्स रिफंड आता है, या कहीं से अचानक पैसा आता है। हाँ, तो उसे खर्च करने की बजाय सीधे इस फंड में डालें। ये आपके लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। तो ये 5 स्टेप्स का एक सीधा साधा रोड मैप है। लेकिन अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने पैसे जमा करना शुरू कर दिया, तो इस पैसे को रखना कहाँ चाहिए? क्योंकि इसका मकसद रिटर्न कमाना तो है नहीं। बिल्कुल, यहाँ मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा और उपलब्धता, जिसे अंग्रेजी में लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी मतलब जरूरत पड़ने पर पैसा तुरंत बिना किसी कटौती के आपके हाथ में होना चाहिए। अगर पैसा निकालने में ही 2-4 दिन लग गए तो इमरजेंसी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो अगर पैसा सुरक्षित रखना है और तुरंत चाहिए भी, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट ही आएगा। क्या ये काफी है? ये सबसे सीधी और सुरक्षित शुरुआत है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर महंगाई दर 6% है और आपका बचत खाता आपको सिर्फ 3% या 4% का ब्याज दे रहा है, तो आपका पैसा असल में हर साल अपनी खरीदने की ताकत खो रहा है। सही बात है। इसलिए स्रोत इसे सिर्फ पहला पड़ाव मानते हैं, अंतिम मंजिल नहीं। तो फिर इससे बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? यहाँ लिक्विड फंड्स का भी जिक्र है। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड शब्द सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। क्या ये जोखिम भरा नहीं है? ये काम धारणा है और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि सभी म्यूचुअल फंड एक जैसे नहीं होते। अच्छा। लिक्विड फंड्स असल में एक तरह के म्यूचुअल फंड ही हैं, जो बहुत ही कम समय के लिए बेहद सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाते हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स या बड़ी कंपनियों के कमर्शियल पेपर्स। ओके। इसी वजह से इनमें जोखिम लगभग शून्य होता है और रिटर्न बचत खाते से थोड़ा बेहतर मिल जाता है। इन्हें समझना रॉकेट साइंस नहीं, बस एक सुरक्षित पार्किंग की तरह है, जहां पैसा खाली खड़े रहने की बजाय थोड़ा काम भी कर रहा है। और पैसा मिलता कितनी देर में? पैसा आमतौर पर 24 घंटे में आपके खाते में आ जाता है। और एक तीसरा विकल्प भी बताया गया है, स्वीप इन एफडी। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। नहीं, क्या ये सामान्य एफडी से अलग है? हाँ, और ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। इसमें आप अपने बैंक को एक सीमा तय करने के लिए कहते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपए। जैसे ही आपके बचत खाते में इस रकम से ज्यादा पैसा आता है, बैंक अपने आप उस अतिरिक्त पैसे की एफडी बना देता है, जिस पर आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। अच्छा। और जब आपको जरूरत पड़ती है और आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो वो एफडी अपने आप उतनी ही रकम के लिए टूट जाती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब ऑटोमेटिक? हाँ, ये बचत खाते की सुविधा और एफडी के रिटर्न का एक बेहतरीन मेल है। तो कुल मिलाकर इन विकल्पों का सार ये है कि पैसा ऐसी जगह हो जहां वो सुरक्षित रहे और आधी रात को भी जरूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए। बिल्कुल। और इसी वजह से स्रोत एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं, इस पैसे को कभी भी शेयर बाजार, इक्विटी, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो जैसी वॉलेटाइल जगहों पर ना लगाएं। बिल्कुल। इमरजेंसी फंड कोई रेस का घोड़ा नहीं है जिसे दौड़ाना है। ये एक मजबूत खूंटा है जिससे आपका तंबू बंधा रहता है, ताकि आंधी में उड़ न जाए। अब एक मानवीय पहलू पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने मेहनत से 2 लाख रुपए का फंड बना लिया। फिर आती है दिवाली सेल या कोई नया फोन लॉन्च होता है। मन तो ललचाता ही है ना? बिल्कुल लल जाता है। इस आदत से कैसे बचा जाए? ये सबसे बड़ी परीक्षा है और इसके लिए अनुशासन की जरूरत होती है। स्रोत में इसका एक बहुत अच्छा फिल्टर बताया गया है, खुद से 3 सवाल पूछने का तरीका। 3 सवाल? हाँ, जब भी इस फंड से पैसा निकालने का मन करे तो खुद से पूछें। पहला, क्या ये खर्च अनअपेक्षित है, यानी क्या इसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं था? ठीक है, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होना अनअपेक्षित है, लेकिन बच्चे के अगले साल के स्कूल एडमिशन की फीस वो तो अपेक्षित है। एकदम सही। दूसरा सवाल, क्या ये खर्च अत्यावश्यक है, यानी क्या ये काम अभी इसी वक्त करना जरूरी है या इसे कुछ हफ्ते या महीने टाला जा सकता है? और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये अनिवार्य है, यानी क्या इसके बिना मेरा काम बिल्कुल नहीं चल सकता? ये फिल्टर सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में हमेशा काम करता है? मतलब? मान लीजिए किसी के घर में शादी है जो अनपेक्षित नहीं है, लेकिन अचानक कोई ऐसा बड़ा खर्च आ गया जिसे टाला नहीं जा सकता। क्या तब भी इस फंड को हाथ नहीं लगाना चाहिए? ये एक मुश्किल सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। ये फिल्टर एक गाइडलाइन है, पत्थर की लकीर नहीं। अच्छा। शादी जैसे सामाजिक खर्च अनिवार्य की श्रेणी में नहीं आते, उनके लिए अलग से प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति है, जैसे परिवार में किसी की मदद करनी है, जो एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है,
तो शायद ये जायज हो। अंत में ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन ये फिल्टर आपको 90% गैर जरूरी खर्चों से बचा लेगा, जैसे नया गैजेट या छुट्टियों पर जाना। यहाँ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। मान लीजिए किसी ने फंड इस्तेमाल कर लिया, गाड़ी खराब हो गई और 40,000 रुपए लग गए। अब आगे क्या वो वापस अपनी SIP और बाकी निवेश शुरू कर दें? नहीं, और ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। अच्छा। नियम ये है कि जैसे ही आप अपने सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता उसे फिर से बनाना होनी चाहिए। ओके। अपने बाकी सभी निवेशों को, चाहे वो SIP हो या कुछ और, अस्थायी रूप से रोक दें और अपनी पूरी बचत की ताकत उस इमरजेंसी फंड को वापस उसके पुराने स्तर पर लाने में लगा दें। मतलब पहले ढाल की मरम्मत। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे एक सैनिक लड़ाई के बाद सबसे पहले अपनी ढाल की मरम्मत करता है, नया हथियार खरीदने से पहले। तो कुल मिला के बात यह है कि इमरजेंसी फंड आपकी वित्तीय यात्रा की नींव है, आपकी कार का स्टेपनी है। इसके बिना आप कितनी भी लंबी यात्रा पर निकल जाएं, एक छोटा सा पंचर आपको सड़क पर खड़ा कर सकता है। याद रखें, चैन की नींद तब आती है जब आपको पता हो कि आपके पीछे एक मजबूत वित्तीय कवच खड़ा है। ये सिर्फ पैसे की सुरक्षा नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस मानसिक शांति की सुरक्षा है जो आपको जीवन के बड़े फैसले लेने की आजादी देती है। शुरुआत आज से ही करें, भले ही वो सिर्फ 500 या 1,000 रुपए महीने से ही क्यों ना हो। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज हमने बात की कि कैसे एक इमरजेंसी फंड आपको वित्तीय संकटों से बचाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक बचाव का साधन है, या ये सुरक्षा की भावना किसी को अपने करियर में बड़े और बेहतर जोखिम लेने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती है? क्या ये सिर्फ एक ढाल है या एक लॉन्च पैड भी हो सकता है? तो दोस्तों, यह था पैसा से पैसा सीजन 2 निवेश की पाठशाला का आज का महत्वपूर्ण एपिसोड। आपातकालीन निधि आपकी वित्तीय ढाल। आज हमने समझा कि निवेश की असली शुरुआत रिटर्न से नहीं, सुरक्षा से होती है। हमने सीखा कि 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर निधि मानसिक शांति देती है। इस धन को जोखिम वाले निवेश में नहीं, बल्कि सुरक्षित और तरल विकल्पों में रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यह फंड अनुशासन से बनता है, एक ही दिन में नहीं। इमरजेंसी फंड आपको संकट के समय कर्ज, तनाव और घबराहट से बचाता है। यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की पहली मजबूत ईंट है। यदि आपने अभी तक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू नहीं किया है, तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए। याद रखिए, 1,000 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। सीजन 2 में आगे हम निवेश की यात्रा को और गहराई से समझेंगे। इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, जियो सावन, Amazon म्यूजिक और YouTube पर फॉलो करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं हूं रमेश चौहान और यह था पैसा से पैसा निवेश की पाठशाला। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बीमा, इंश्योरेंस और जोखिम प्रबंधन की समझदारी पर। तब तक याद रखिए, सुरक्षित निवेश वही है जिसकी नींव मजबूत हो। धन्यवाद।